बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 6 का एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है बर्नौलीज़ थ्योरम या बर्नौलीज़ इक्वेशन। तो पहले इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट। यानी अगर हमारे पास एक आइडियल फ्लूइड नॉन यूनिफॉर्म साइज के पाइप में फ्लो कर रहा हो तो किसी भी पॉइंट पर फ्लूइड के प्रेशर, फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी जो कि 1 मीटर क्यूब में होगी, और इसी तरह फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी जो कि पर यूनिट वॉल्यूम में होगी, यानी 1 मीटर क्यूब में जो फ्लूइड मौजूद है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर इन तीन चीज़ों का सम कर लिया जाए यानी इनको ऐड कर दिया जाए तो वो एक कांस्टेंट के इक्वल होती हैं। यानी हमारे पास अगर ये नॉन यूनिफॉर्म साइज़ का पाइप है, इसमें हम ये वाला पॉइंट ले लें पाइप के अपर एंड पर और एक ये लोअर एंड पर पॉइंट ले लें, तो इस पॉइंट पर फ्लूइड का प्रेशर, उसके बाद 1 मीटर क्यूब में मौजूद फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी और 1 मीटर क्यूब में मौजूद फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी, अगर इस पॉइंट पर तीनों चीज़ों का सम कर लिया जाए और फिर उन तीन चीज़ों का सम इस पॉइंट पर कर लिया जाए तो इस पॉइंट पर प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो इस पॉइंट पर फ्लूइड के प्रेशर, फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होगी। तो इस स्टेटमेंट को जो है हमने प्रूफ करना है और फिर हम इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो इसको स्टेटमेंट को मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है, प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इनका सम जो है वो इक्वल होगा कांस्टेंट के। तो अब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। हमने एक नॉन यूनिफॉर्म साइज का पाइप ले लिया और इस पाइप में एक आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है, यानी ऐसा फ्लूइड जो नॉन विस्कस है, यानी जिसकी विस्कोसिटी 0 है, ऐसा फ्लूइड जिसका फ्लो लेमिनर है, और ऐसा फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल है, यानी जिसकी डेंसिटी को चेंज नहीं किया जा सकता, वो फ्लूइड इस पाइप में फ्लो कर रहा है। तो इस पाइप का एक हमारे पास ये अपर एंड है जो हमने लिया है और एक हमने लोअर एंड लिया है। अगर अपर एंड की बात करें तो पाइप का जो अपर एंड है उसका ग्राउंड से हमारे पास ये वाला डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं h1 के साथ रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, और फ्लूइड की लोअर साइड का ग्राउंड से जो डिस्टेंस है वो हमारे पास ये आ जाएगा, इसको मैं h2 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो h1 अपर एंड की हाइट है ग्राउंड से, ये हमारे पास ग्राउंड है, और h2 लोअर एंड की हाइट है ग्राउंड से। अब इस पाइप में यहाँ फ्लूइड मौजूद होगा। अगर फ्लूइड की इस लेयर की बात करें, इस वाली लेयर की, तो इस लेयर से पीछे फ्लूइड मौजूद है। अगर पीछे वाला फ्लूइड इस वाली लेयर पर इस डायरेक्शन में प्रेशर लगा दे तो ये फ्लूइड की लेयर यहाँ से मूव करके यहाँ चली जाएगी। तो ये लेयर जो डिस्टेंस कवर करती है उसको हम डेल्टा x1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और ये वाला डिस्टेंस कवर करने के लिए फ्लूइड की जो यहाँ स्पीड है उसको हम v1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और ये जो प्रेशर है जो इस लेयर से पीछे मौजूद फ्लूइड ने इस लेयर पर लगाया है उसको हम p1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और a1 हमारे पास क्या है, a1 हमारे पास इस पाइप के अपर एंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास ये पाइप है तो इस पाइप का हमारे पास ये जो फेस होगा ये हमें इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बताता है। तो इस साइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया a1 लिख लिया। अब हमने लोअर एंड की बात करनी है, तो लोअर एंड पर एक लेयर ये है और एक लेयर ये है। तो यहाँ लेयर जो डिस्टेंस कवर करती है वो हमारे पास
ये वाला है, इसको हम डेल्टा x2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और ये वाला डिस्टेंस जब फ्लूइड कवर करता है तो उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी और वो वेलोसिटी हम v2 ले लेते हैं और इस साइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो हमारे पास a2 आ जाएगा। अब यहाँ ये जो फ्लूइड है, इससे आगे जो फ्लूइड मौजूद होगा पाइप में, वो पीछे मौजूद फ्लूइड पर इस डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगा, उसको हम P2 सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट ये पूछता है कि सर यहाँ प्रेशर पीछे वाला फ्लूइड लगा रहा था, यहाँ हमने आगे वाले फ्लूइड का प्रेशर लिया है। तो मैं आपको ये बात समझाता हूँ कि फ़र्ज़ करो हमने किसी ऑब्जेक्ट को गिलास में मौजूद पानी में डुबोया है, तो इस ऑब्जेक्ट पर पानी में जब ये मौजूद होगा, ऊपर से प्रेशर इधर को लगेगा, नीचे से प्रेशर ऊपर को लगेगा, इधर से प्रेशर इधर को लगेगा और इधर से प्रेशर इधर को लगेगा। तो यहाँ ये जो लेयर मौजूद है, इस पर इस लेयर से आगे मौजूद फ्लूइड भी प्रेशर लगाएगा, जिसको हमने P2 से रिप्रेजेंट किया है। फिर बच्चा क्वेश्चन करता है कि सर अगर हम ये वाला प्रेशर जो है इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो फिर ये फ्लूइड इस पाइप से बाहर इजेक्ट कैसे होगा? तो चूंकि फ्लूइड ऊपर से मूव करके आया है, जब वो यहाँ था उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फ्लूइड नीचे आता गया, वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती गई। तो फ्लूइड की यहाँ एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से फ्लूइड जो है वो मूव करके इस पाइप में से इजेक्ट हो जाता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में मैंने आपको बताया था कि जहाँ एरिया ज़्यादा वहाँ स्पीड कम और जहाँ एरिया कम वहाँ स्पीड ज़्यादा होगी। तो चूँकि यहाँ पाइप का एरिया बहुत कम है, तो यहाँ फ्लूइड की स्पीड v2 ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा स्पीड की वजह से फ्लूइड के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मौजूद होगी और इसी एनर्जी की वजह से फ्लूइड जो है वो यहाँ से इजेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करके हम इस चैप्टर में बर्नौलीज़ थ्योरम को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को डिस्कस किया था, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग थी। आज हम बर्नौलीज़ थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है। तो अब हम जो है वो टोटल वर्क निकाल लेते हैं जो इस फ्लूइड पर हुआ। तो एक वर्क यहाँ फ्लूइड पर हुआ और दूसरा वर्क यहाँ फ्लूइड पर हुआ। तो नेट वर्क ऑन फ्लूइड या टोटल वर्क ऑन फ्लूइड क्या होगा? जो यहाँ वर्क हुआ, जो यहाँ वर्क हुआ, अगर दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल वर्क यानी नेट वर्क आ जाएगा जो कि उस फ्लूइड पर हुआ है। तो अब यहाँ से हमने W1 फाइंड करना है। W1 वो वर्क है जो यहाँ पर फ्लूइड पर हो रहा है और W2 वो वर्क है जो यहाँ लोअर एंड पे फ्लूइड पर हो रहा है। तो अगर हमने अपर एंड पर वर्क निकालना है तो वर्क का फार्मूला हमारे पास होता है F.D फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। यहाँ अपर एंड की बात करें तो फ्लूइड ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो डेल्टा x1 है, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट की जगह डेल्टा x1 लिख दिया और ये डॉट प्रोडक्ट F1 फोर्स के साथ। अब यहाँ ये F1 फोर्स अगर हम पुट कर दें और डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व कर लें तो हमें अपर एंड पर फ्लूइड पर जो वर्क हुआ है वो मिल जाएगा। तो अपर एंड पर फोर्स F1 निकालने के लिए मैंने प्रेशर का फार्मूला यूज़ किया है। प्रेशर इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के। अपर एंड पर प्रेशर है P1, फोर्स को F1 कह लो और अपर एंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1। तो यहाँ से हमें F1 चाहिए हो तो ये वाला A1 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F1 इक्वल आ जाएगा P1 A1 के। अब अगर इस पॉइंट की बात करूँ अपर एंड की, तो यहाँ इस लेयर पर जो फोर्स है वो इधर को लग रही है और फ्लूइड मूव भी इधर को कर रहा है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए हैं। तो अगर मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल की बात करूं तो यहाँ पर जो हमारे पास एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान वो 0 डिग्री होगा। तो इस डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करके लिखा है F1 की मैग्नीट्यूड, F1 किसके इक्वल आया? P1 A1 के, तो मैंने F1 की जगह P1 A1 लिख दिया। साथ में डेल्टा x1 की मैग्नीट्यूड और साथ में हमारे पास आ जाएगा cos 0 डिग्री।
ये थीटा एंगल था बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ फोर्स भी इधर को है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर को है, तो थीटा 0 आ जाएगा। कॉस 0 आपको पता है 1 होता है, तो ये हमारे पास 1 होने की वजह से बाकी बच जाएगा W1 इज इक्वल टू P1 A1 डेल्टा X1, यानी यहाँ से ये कॉस 0 वाला फैक्टर जो है ये ख़त्म हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब ये हमारे पास वो डिस्टेंस है जो फ्लूइड ने यहाँ कवर किया। अगर हम यहाँ पर स्पीड लेकर आना चाहते हैं फ्लूइड की, जो ये V1 है यहाँ पर, तो हम स्पीड का फार्मूला यूज़ करेंगे। स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस बाय टाइम के। तो यहाँ अपर एंड के लिए डिस्टेंस है डेल्टा X1 टाइम डेल्टा T ले लिया। डेल्टा X1 किसके इक्वल होगा, इस डेल्टा T को उठा के इधर ले जाओ, तो डेल्टा X1 इक्वल आ जाएगा V1 डेल्टा T के। तो यहाँ डेल्टा X1 की जगह हम V1 डेल्टा T पुट कर सकते हैं। तो W1 हमारे पास आ जाएगा P1 A1 वैसे ही आ गया, डेल्टा X1 की जगह आ जाएगा V1 डेल्टा T। तो ये हमारे पास वो वर्क होगा जो फ्लूइड पर इस पाइप के अपर एंड पर हुआ है। अब हम लोअर एंड पर वर्क को फाइंड कर लेते हैं। तो लोअर एंड के लिए फोर्स को F2 लिख लिया, डिस्टेंस हमारे पास डेल्टा X2 है, तो ये डेल्टा X2 आ गया। अगर यहाँ भी डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व कर लें तो यहाँ हमारे पास फ्लूइड पर आगे से फोर्स इधर को लग रही है, लेकिन फ्लूइड फिर भी आगे को जा रहा है इधर को, यानी फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट है और फ्लूइड टुवर्ड्स राइट जा रहा है। लिहाजा यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। ये देखो फोर्स इधर को लग रही है, आगे मौजूद फ्लूइड यहाँ मौजूद फ्लूइड पर इधर को फोर्स लगा रहा है, लेकिन फ्लूइड फिर भी इधर को टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान लोअर एंड के लिए एंगल जो है वो हमारे पास 180 हो जाएगा। यानी इसको हम लिखेंगे F2 की मैग्नीट्यूड डेल्टा X2 की मैग्नीट्यूड, साथ में आना है कॉस थीटा जो हमने यहाँ पर लिखा था, और यहाँ थीटा 180 है, तो कॉस 180 जो है वो हमारे पास -1 आ जाएगा। तो इस माइनस साइन को बाहर निकाल लो, तो हमारे पास यहाँ पर ये माइनस साइन आ जाएगा। F2 की जगह हम P2 A2 लिख सकते हैं। किस तरह लिखेंगे, यहाँ था P1 F1 A1, वही प्रेशर का फार्मूला यहाँ लगा दो, तो वो आ जाएगा P2 इज इक्वल टू F2 ओवर A2। तो F2 कैसे मिलेगा, A2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F2 इक्वल आ जाएगा P2 A2 के। हमने ये F2 की जगह P2 A2 पुट कर दिया। ये माइनस साइन कॉस 180 की वजह से आया है, और डेल्टा X2 हमारे पास किसके इक्वल होगा, अगर हम ये वाला स्पीड का फार्मूला यहाँ पर लगा दें, तो लोअर एंड पर स्पीड हमारे पास V2 है, V1 को V2 लिख लेंगे। लोअर एंड पर डिस्टेंस हमारे पास डेल्टा X2 है, और डिवाइड में डेल्टा T टाइम आ जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा X2 इक्वल आ जाएगा V2 डेल्टा T के। तो मैंने ये डेल्टा X2 की जगह V2 डेल्टा T जो है वो डायरेक्ट पुट कर दिया है। तो ये हमारे पास वो वर्क है जो फ्लूइड पर होता है इस पाइप के लोअर एंड पर। तो नेटवर्क किसके इक्वल होगा, W1 और W2 को ऐड कर दो तो नेटवर्क मिल जाएगा आपको। तो W1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये आ गई, P1 A1 V1 डेल्टा T। इसमें ऐड करना है W2 को, लेकिन W2 के साथ माइनस साइन है, तो वो माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, और ये W2 की जगह P2 A2 V2 डेल्टा T आ जाएगा। अब यहाँ हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। याद करें, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में मैंने आपको फ्लो रेट के बारे में बताया था कि वॉल्यूम बाय टाइम को हम फ्लो रेट कहते हैं, और मैंने आपको प्रूफ करके दिया था कि ये A क्रॉस V के इक्वल होता है। यहाँ A क्रॉस सेक्शनल एरिया है और V फ्लूइड की स्पीड है। तो अगर यहाँ से टाइम को उठा के इधर ले जाएं तो वॉल्यूम इक्वल आ जाएगा एरिया इंटू स्पीड, और ये टाइम भी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा एरिया स्पीड V, और टाइम को डेल्टा T हमने लिया है, तो डेल्टा T इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर ये वाली इक्वेशन को हम अपर एंड के लिए लिखें, तो अपर एंड पर हमारे पास जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा V1 इक्वल A1
यहाँ V1 आ जाएगा और ये डेल्टा टी आ जाएगा। याद रखना यहाँ ये हमारे पास वॉल्यूम है और ये हमारे पास स्पीड है, तो मैंने दोनों को डिफरेंट तरीके से लिखा है। अगर यही बात हम लोअर एंड के लिए लगा दें तो लोअर एंड पर एरिया है A2, स्पीड हमारे पास है V2 और टाइम डेल्टा टी आ जाएगा। तो यहाँ से A1 V1 डेल्टा टी और A2 V2 डेल्टा टी, इन दोनों की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये A1 V1 डेल्टा टी की जगह आ जाएगा V1 ये वाला, माइनस साइन हमारे पास ये आ गया, ये P2 हमने ये लिख लिया, और A2 V2 डेल्टा टी की जगह हमारे पास आ जाएगा V2। अब शुरू में मैंने आपको एक बात बताई थी कि फ्लूइड जो है वो आइडियल है, लिहाजा वो इनकम्प्रेसिबल है, यानी उसकी डेंसिटी नहीं चेंज हो सकती। और मैंने आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के टॉपिक में बताया था कि अगर फ्लूइड की डेंसिटी नहीं चेंज हो रही, इसका मतलब ये है कि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो जो यहाँ वॉल्यूम होगा फ्लूइड का वही यहाँ वॉल्यूम होगा। तो हमारे पास यहाँ का वॉल्यूम V1 इक्वल होगा यहाँ के वॉल्यूम V2 के। तो जब यहाँ V1 और V2 दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम इनको किसी एक वैल्यू के इक्वल ले लेंगे कि कोई वॉल्यूम की एक वैल्यू है। यानी अगर V1 2 मीटर क्यूब है, V2 भी 2 मीटर क्यूब होगा, तो दोनों की वैल्यू सेम है तो उसको हम 2 लिख लेंगे। तो यहाँ भी ये V आ जाएगा और यहाँ भी ये V आ जाएगा। अब दोनों में से ये V कॉमन निकल जाएगा तो हमारे पास वर्क आ जाएगा ये P1 माइनस ये P2, और दोनों जगह पे V आ गया था, उस V को हमने कॉमन निकाल लिया। तो ये टोटल वर्क है जो कि उस फ्लूइड पर हुआ है जब वो यहाँ अपर एंड से मूव करके यहाँ लोअर एंड पर आया है। अब इस वर्क का कुछ पार्ट जो है वो फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देगा। यहाँ एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। यहाँ एरिया कम है तो फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। तो अगर v ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और यहाँ काइनेटिक एनर्जी फ्लूइड की कम है। यहाँ पर फ्लूइड ग्राउंड से ज़्यादा हाइट पर मौजूद है, लिहाजा उसके पास ज़्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इस पॉइंट पर, और यहाँ फ्लूइड की ग्राउंड से हाइट कम है तो यहाँ फ्लूइड के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज है दोनों पॉइंट्स पर और पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है ये वर्क की वजह से आया है। यानी टोटल वर्क जो है वो दो कामों में इस्तेमाल हो जाएगा। इस टोटल वर्क का कुछ हिस्सा फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देगा और कुछ हिस्सा जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो मैंने लिखा है पार्ट ऑफ दिस वर्क इज़ यूज्ड टू चेंज पोटेंशियल एनर्जी एंड रेस्ट ऑफ द वर्क, और जो बाकी वर्क बचेगा वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देगा। तो यहाँ अब हम जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं और उसके बाद हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे और फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के हम बर्नौलीज थ्योरम जो है उसका रिलेशन जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो जब फ्लूइड यहाँ मौजूद था और यहाँ से यहाँ लोअर एंड पर आया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी कम है और यहाँ उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। सिमिलरली जब फ्लूइड यहाँ था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी, और जब फ्लूइड यहाँ आया तो हाइट कम होने की वजह से फ्लूइड की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कम हो गई। तो इस पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी फ्लूइड की है वो हमारे पास होगी 1/2 m1v1²। यहाँ जो फ्लूइड का मैस है m1 ले लिया, यहाँ फ्लूइड की स्पीड v1 है, तो इस पॉइंट पर फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 m1v1², और इस पॉइंट पर फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 m2v2², क्योंकि यहाँ स्पीड जो है वो v2 है। अब चूंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी फ्लूइड की ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ स्पीड ज़्यादा है, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी फ्लूइड की कम होगी क्योंकि यहाँ स्पीड कम है, तो यहाँ हम इस पॉइंट पर फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी में से इस पॉइंट पर जो फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी है उसको माइनस कर देंगे। तो फाइनल पॉइंट यानी लोअर एंड पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ये है और अपर एंड पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ये होगी।
तो चूंकि फ्लूइड जो है वो आइडियल है और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमने डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंगली जितना फ्लूइड का मास यहाँ होगा उतना ही मास यहाँ होगा। तो अगर यहाँ हमने अभी लिखा है मास को m1, यहाँ हमने लिखा है m2, ये दोनों इक्वल होंगे, लिहाजा मैं इसको m2 को भी m लिख सकता हूँ और m1 को भी m लिख सकता हूँ। अब हम पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इस पॉइंट पर, फाइनल पॉइंट पर, फ्लूइड की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh2 क्योंकि हाइट h2 है, और अपर एंड पर फ्लूइड की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh1 क्योंकि ग्राउंड से हाइट जो है वो h1 है। तो ये हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई और ये हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्लूइड पर होने वाला टोटल वर्क जो है वो इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम ये डेल्टा काइनेटिक एनर्जी और डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी और वर्क की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से वर्क की जगह हमारे पास आ जाएगा P1 माइनस P2 और ये वॉल्यूम है, और वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं मास बाय डेंसिटी। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। इस साइड पे हमारे पास ये है डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी की जगह ये पुट कर दिया, प्लस हमारे पास ये आ गया, आगे है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी, उसकी जगह हमने ये mgh2 माइनस mgh1 पुट कर दिया। इन चारों में से m कॉमन आ रहा है तो m को कॉमन ले लिया, बाकी बच जाएगा 1/2 v2 स्क्वायर माइनस 1/2 v1 स्क्वायर प्लस gh2 माइनस gh1, और ये m हमने कॉमन ले लिया है। ये जो m इधर था मास, इसको अगर दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ डिवाइड में हमारे पास m आ जाएगा। ये m और m एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। अब हम इस रॉ को अगर उधर ले जाएं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रॉ जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1/2 रॉ v2 स्क्वायर, रॉ जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस 1/2 रॉ v1 स्क्वायर, रॉ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के साथ आ जाएगा रॉ gh2, और रॉ जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के साथ आ जाएगा माइनस रॉ gh1। यहाँ जो लोअर एंड वाली टर्म्स हैं उनको अलहदा कर लेते हैं और जो अपर एंड वाली टर्म्स हैं उनको अलहदा कर लेते हैं। तो P1 जो है वो अपर एंड का प्रेशर है, इसी तरह ये हमारे पास जो है वो अपर एंड की काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि इसमें V1 है जो यहाँ स्पीड है, और इसी तरह ये रॉ gh1 हमारे पास अपर एंड पर फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर इन दोनों को हम इस साइड पर ले आएँ और P2 को इस साइड पर ले आएँ तो ये दोनों माइनस के हैं, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएंगे। तो ये P1 ऐसे ही आ गया, ये माइनस का था, इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 रॉ v1 स्क्वायर, ये भी माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा तो प्लस में आ जाएगा रॉ gh1 इक्वल ये आ गया। ये P2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये P2 लिख लिया, प्लस हमारे पास ये आ गया जो इस साइड पर था, और प्लस हमारे पास ये आ गया रॉ gh2। तो ये हमारे पास जो है वो बर्नौलीज थ्योरम है। इसमें देखो अगर लेफ्ट हैंड साइड को देखूं तो ये अपर एंड के प्रेशर, अपर एंड पर फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम मौजूद है लेफ्ट साइड पे। अगर राइट साइड पे देखूं इस इक्वेशन की तो लोअर एंड पर फ्लूइड का प्रेशर, लोअर एंड पर फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम मौजूद है। तो लोअर एंड पर तीनों चीज़ों का सम अपर एंड पर तीनों चीज़ों के सम के इक्वल है, लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं कि प्रेशर यानी प्रेशर इन दोनों में से हम जो है वो P लिख लेंगे इन दोनों के लिए, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में से V1 को जनरलाइज करके 1/2 रॉ v स्क्वायर लिख लेंगे, और रॉ gh1 और रॉ gh2 को जनरलाइज करके हम रॉ gh लिख देंगे। जैसे मैंने आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में बताया था कि हम A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 को हमने लिख लिया था A क्रॉस V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
तो यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ ऐड हो रहे हैं, तो बिल्कुल इसी वाली बात को फॉलो करके हमने ये लिख लिया। तो ये हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन है। अब स्टेटमेंट सुने, सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इसे हम बर्नौलीज थ्योरम कहते हैं। अब यहाँ स्टूडेंट ये पूछता है कि सर आपने तो लिखा है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ काइनेटिक एनर्जी में एक तो मैस होता है वो नहीं नज़र आ रहा, और दूसरा पर यूनिट वॉल्यूम लिखा है, तो यहाँ से वॉल्यूम कहाँ है। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी में एम होता है, mgh फार्मूला है, तो यहाँ m नहीं है, और दूसरा आपने पर यूनिट वॉल्यूम लिखा है, यहाँ वॉल्यूम भी नहीं है। तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि ये वाली टर्म जो है इसे हम काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्यों बोल सकते हैं, ये वाली को 1/2 ρ v स्क्वायर को 1/2 ρ v स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1/2 वैसे ही आ गया। डेंसिटी होती है मैस बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी की जगह मैस बाय वॉल्यूम आ गया, और साथ में ये v स्क्वायर आ गया। ये वॉल्यूम है जो ग्रीन से लिखा है, और ये जो रेड से लिखा है ये स्पीड है। तो यहाँ अगर मैं इस फैक्टर को इकट्ठा कर लूँ, जो हमारे पास ये वाला है 1/2 mv स्क्वायर, तो आप जानते हैं 1/2 mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, और ये वॉल्यूम यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आ गई काइनेटिक एनर्जी, और डिवाइड में हमारे पास ये आ गया वॉल्यूम, तो इसे हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और यही चीज़ जो है इसको हमने इस फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह अगर हम यहाँ रॉ की जगह मैस ओवर वॉल्यूम पुट कर दें, तो ऊपर हमारे पास बन जाएगा mgh, यहाँ mgh आ जाएगा, और डिवाइड में वॉल्यूम आ जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। लिहाजा ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, और ये हमारे पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर का सम जो है वो कांस्टेंट के इक्वल आ गया है, और यही हमारे पास बर्नौलीज थ्योरम की स्टेटमेंट थी। तो ये जो टॉपिक है बर्नौलीज थ्योरम, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और इस चैप्टर में आगे हम टॉरिसेलीज थ्योरम और उसके बाद जो है वो हम 2 कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे जो कि बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशंस हैं, तो उनमें भी हमने बर्नौलीज थ्योरम को यूज़ करना है। लिहाजा इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से सुन के इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ताकि हम आगे बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशंस को आसानी के साथ डिस्कस कर सकें। अल्लाह हाफिज़।